हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और हम इसमें बेसिक 4th सेमेस्टर के लिए यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट 4। ये केमिस्ट्री बेसिक 4th सेमेस्टर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। पहली बार क्लास नहीं कर रहे हैं हम, कितनी बार कर लिया तो ये नहीं शो हो रहा होगा। तो केमिस्ट्री बेसिक 4th सेमेस्टर, तो 4th सेमेस्टर जो हमारी यूनिट 4 है वो कौन सी है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हमारी चल रही है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार वो देख लेते हैं। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? उसमें हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, है ना। ये तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। क्या पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस। कौन कौन से? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन और एन पाई स्टार ट्रांजिशन। ये तो पढ़ लिए थे। और हमने इसमें क्या पढ़ा था? क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा मिलता है, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। जब एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा मिलता है तो हमने इसमें एब्जॉर्वेशन लॉ पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे हमने? एब्जॉर्वेशन लॉ पढ़े थे। तो वो लॉ कौन कौन से थे? पहले लैम्बर्ट लॉ था, 2 लॉ थे इसमें। इसमें एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा में 2 लॉ थे। एक तो लैम्बर्ट्स लॉ, और लैम्बर्ट्स लॉ को ही मॉडिफाई किया था किसने? बियर ने। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बियर्स लॉ, ठीक है। फिर इन दोनों का कंबाइंड पढ़ा था हमने, क्या? बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ये तो पढ़ा था, ठीक है। जो कंबाइंड करके बना था तो ये क्या कहलाया था हमारा? बियर लैम्बर्ट्स लॉ। इसमें क्या था जो हमारा ये था, ये याद हो तुम्हें? ये हमने पढ़ा था। ये लॉ क्या कहता है? जो बियर लैम्बर्ट लॉ है वो क्या कहता है कि किसी भी मीडियम की जो एब्जॉर्वेशन होती है ए, ठीक है। किसी भी मीडियम की जो ऑब्जर्वेशन होती है ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीडियम का कंसंट्रेशन इनटू उस लाइट के जितना पाथ किया है एक्स। उस लाइट को जितना उसने पास किया है, ये पाथ ही तो, उस लाइट को जितना उसने क्या किया था? पास किया था, तो पाथ की, ठीक है। ये क्या था हमारा? जो हमने पढ़ा था बियर लैम्बर्ट लॉ था। और इसमें इस साइन को हटाने के लिए हमने क्या कर लिया था? A इजिकल टू एप्सिलॉन सी एक्स। तो ये क्या था हमारा? बियर लैम्बर्ट लॉ। इतना हमने पढ़ लिया था। क्या था इस लॉ में? किसी भी मीडियम की जो ऑब्जर्वेशन होती है, ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन इनटू, ठीक है, कंसंट्रेशन इनटू उस लाइट के जितना पास पाथ किया गया है, ठीक है, उसके। तो ये क्या था हमारा? बियर लैम्बर्ट लॉ। इतना हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया है। जो डिटेल में पढ़ना हो तो पीछे वाली वीडियो को आप देख लेना, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक तरह से क्विक वाला रिवीजन था, जो थोड़ा सा अगली क्लास शुरू करने से पहले हमने कर लिया है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज में आने वाले क्या है? जो हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके यूज में आने वाले कुछ कॉमन टर्म्स हैं। क्या है? कॉमन टर्म्स। उन कॉमन टर्म्स के बारे में अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो आज हमारा टॉपिक चलेगा। तो क्या है आज हमारा टॉपिक? कॉमन टर्म्स used in common terms used in UV
विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जो हमारी पहली टर्म है, तो पहली टर्म क्या होगी इसमें, क्रोमोफोर। क्या होगी, क्रोमोफोर। तो ये क्रोमोफोर दो वर्ड से मिलकर बनी है। कौन कौन से, एक तो हो गया क्रोमो, दूसरा हो गया फोर। ठीक है, ये जो है टर्म है पहली क्रोमोफोर, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या होती है, यूज होती है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं क्रोमोफोर के बारे में। तो क्रोमोफोर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है या दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्रोमो, दूसरा फोर। क्रोमो का मीन्स कलर, क्रोमो का मीन्स कलर, और फोर का मीन्स इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग। ठीक है, जो हमारी ये है क्रोमोफोर टर्म दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बार बार रिपीट करके हम पढ़ते हैं, वो इसलिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है क्रोमो और फोर। क्रोमो का मीन्स कलर और इसका मीन्स फोर का इम्पार्टिंग। तो क्या हुआ, जो हमारा क्रोमोफोर है वो कोवैलेंटेड बॉन्डेड होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख के हम जल्दी समझ लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, तो लिख के हम समझ भी लेंगे। क्रोमोफोर इज ए, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, डेफिनेशन जो है यहाँ लिख ले। नोट्स तो आपको मिलेंगे पर कुछ डेफिनेशन ऐसी है, लिख के समझ लेंगे हम। ठीक है, क्रोमोफोर इज ए covalently bonded groups in which groups, in which नहीं आएगा, groups which are responsible for electronic, इधर electronic transitions और responsible for color। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। क्रोमोफोर इज ए कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स which are responsible for electronic transition और responsible for color। जो क्रोमोफोर कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप होता है, जो कि, ठीक है, जो ये है, पहले इनके एग्जाम्पल देखो। जैसे एग्जाम्पल है ये हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C, एक तो ये हो गया, और एक हो गया C डबल बॉन्ड, और एक हो गया N डबल बॉन्ड N, और एक ले NO2 ETC, और भी होंगे इसके। तो इसमें क्या है, अब देखो, जो क्रोमोफोर कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, या रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के। इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रोमोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। क्रोमोफोर कोवेलेंटली बॉन्डेड क्या ग्रुप्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के और कलर के। इसी को क्या कहते हैं हम, क्रोमोफोर। इतना क्लियर हो गया इसकी डेफिनेशन। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो। अब देखो, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है क्रोमोफोर का, या तो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है।
देख रहे हो ना, जो हमने क्रोमोफोर का एग्जाम्पल लिया उसमें या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि यहाँ पाई बॉन्ड भी है। क्या है यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये तो हुआ। क्या है यहाँ, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है क्रोमोफोर का, यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो अब इसमें देखो आप, यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही है, इसमें नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी है, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पाई एज वेल एज। क्या शो हो रहा है यहाँ, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या शो होता है, जो क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर दो तरीके से क्या करता है, ट्रांजिशन कर, या कहें क्रोमोफोर में टू टाइप से क्या होंगे, ट्रांजिशन होंगे। क्या, टू टाइप से ट्रांजिशन होंगे, या कहें जो क्रोमोफोर है उसको टू टाइप में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। टू टाइप में क्या हो गया, क्लासिफाई किया, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाई टू पाई बॉन्ड है, और एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है तो क्या होंगे, इसमें एन इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, एन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसमें इससे क्या हुआ, इससे हमें मिला जो क्रोमोफोर है उसमें दो तरीके से क्या होंगे, ट्रांजिशन होंगे, दो तरीके से ट्रांजिशन होंगे, या क्रोमोफोर को टू टाइप से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, अब देखो कौन कौन से में क्या गया है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक तो ये है, एक है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले क्रोमोफोर, ये है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले क्रोमोफोर। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं क्रोमोफोर्स, ठीक है, इधर लिख लेते हैं क्रोमोफोर्स विच contain only pi electron. They undergo pi to pi star transition. तो क्या है, जो क्रोमोफोर्स है पाई टू पाई स्टार क्रोमोफोर विच कंटेन ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इसमें, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन्स होते हैं, दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इनमें क्या होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं। इसका एग्जाम्पल सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ये किसके एग्जाम्पल है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये हो गया पहला, और एक ले लिया सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जो हमारा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसमें क्या आएगा, क्रोमोफोर विच कंटेन ओनली
पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल, इधर लिख देती हूँ, एज वेल एज, यानी एज वेल एज एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स यानी नॉन बॉन्डिंग, एन इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग, दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार, एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड टू पाई स्टार ट्रांजिशन। समझ में नहीं आ रहा ना, ये नोट्स आपको मिलेंगे उसमें देख लेना, यहाँ बस आपको समझना है, ये राइटिंग का वो कोई नहीं करना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बोल मैं रही हूँ तो ये समझ में आपको आ ही जाएगा। क्रोमोफोर विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एन इलेक्ट्रॉन्स, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार एंड एन पाई स्टार ट्रांजिशन। मीन्स ये क्या है, जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो होते ही है, साथ साथ एन टू पाई ट्रांजिशन भी होंगे। ये क्या था, हमारा क्रोमोफोर था, ठीक है, क्रोमोफोर था जो कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, वो क्या होता है, क्रोमोफोर। और जो क्रोमोफोर है उसमें टू टाइप से ट्रांजिशन होते हैं, या कहे ये टू टाइप्स क्लासिफाई किए गए हैं, टू टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, एक पाई टू पाई स्टार और एक एन पाई स्टार ट्रांजिशन। तो क्रोमोफोर विच कंटेन ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो ओनली क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, अंडरगो पाई स्टार ट्रांजिशन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये ले लिया। अब जो हमारा एन पाई स्टार है ये क्या है, ये क्रोमोफोर विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एन इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार एंड एन पाई स्टार ट्रांजिशन। क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, या NO2 एज अ कंपाउंड ETC, ये हमारी इसकी पहली टर्म्स थी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। हम दूसरी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी ऑक्सोक्रोम। दूसरी टर्म आ गई हमारी ऑक्सोक्रोम, ठीक है, कौन सी आ गई, ऑक्सोक्रोम। ये क्या है ऑक्सोक्रोम्स, वो ग्रुप है जो किसी, कौन सा ग्रुप है, ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप है जो किसी क्रोमोफोर पर अटैच होकर उस क्रोमोफोर के कलर इंटेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या है ये, जो ऑक्सोक्रोम है वो ग्रुप है जो किसी क्रोमोफोर पर अटैच होकर उसकी कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसका अपना कोई कलर नहीं होता, क्या नहीं होता, इसका अपना कोई कलर नहीं होता, ये किसी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन ठीक है, जो हमारा क्रोमोफोर था वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल था, और ये जो है ऑक्सोक्रोम ये किसी कलर के लिए क्या नहीं होता, रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन ये जब क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं, जब ये किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं तो ये उस कलर की कलर इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर इतना। जो हमारे ये ऑक्सोक्रोम है वो ग्रुप हैं जो किसी क्रोमोफोर पर अटैच होकर उस क्रोमोफोर की कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि जो क्रोमोफोर है उससे अटैच होकर उसकी कलर इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वो क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम होते हैं। अब एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करके यही बताती हूँ कि ये आपको यही समझ में आ जाता है और यही आपको लर्न भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बता देती हूँ। जो ये ऑक्सोक्रोम है ये क्या, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया ऑक्सो और एक हो गया क्रोम। ठीक है,
जो हमारा क्रोमोफोर था वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना था, और ये भी हमारा क्या है, 2 शब्दों से मिलकर मिला। ऑक्सो मीन्स इंक्रीज करने वाला ग्रुप, जो ऑक्सो है, ऑक्सो मीन्स इंक्रीज करने वाला ग्रुप, और क्रोम माने क्रोमोफोर। ठीक है, जो क्रोमोफोर पर अटैच होकर क्रोमोफोम की कलर इंटेंसिटी को क्या कर देता, इंक्रीज कर देता, वो क्या होता है, हमारा ऑक्सोक्रोम होता है। तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है, हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑक्सो और क्रोम। ऑक्सो मीन्स जो इंटेंसिटी है, जो ऑक्सो मीन्स इंक्रीज करने वाला ग्रुप, ऑक्सो मीन्स इंक्रीज करने वाला ग्रुप, क्रोम माने क्रोमोफोर। हो गया हमारा, क्या हो गया, ये ऑक्सोक्रोम। जो ऑक्सोक्रोम है खुद कोई भी कलर नहीं देते हैं, बल्कि क्रोमोफोर से अटैच होकर उसकी कलर इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ये बेंजीन लिया, एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने बेंजीन लिया, इस बेंजीन पर हमने क्या NH2 ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, इसको क्या बना लिया हमने, एनिलीन बना लिया, NH2 ग्रुप जोड़। तो यहाँ NH2 क्या है, NH2 जो है हमारा क्या करेगा, ऑक्सोक्रोम की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करेगा। हमने क्या ले लिया है, एक बेंजीन ले लिया, और बेंजीन पर क्या करा, इसे एनिलीन बनाया, मतलब इस पर NH2 ग्रुप जोड़ दिया, और जो हमारा NH2 है वो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीन था वो क्या था, ये जो बेंजीन था वो क्रोमोफोर था। समझ में आ रहा है ना, जो बेंजीन है ये क्रोमोफोर था, और जो NH2 है इस पे जो हमने ग्रुप ऐड करा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करेगा। अब आगे देखो, जब ये खाली बेंजीन था, इस पे कोई NH2 ग्रुप नहीं था। ठीक है, क्या था, ये जो बेंजीन था इस पे कोई NH2 ग्रुप नहीं था, तो इसका लैम्डा मैक्स हमें कितना मिलता था, लैम्डा मैक्स मिलता था इसका 255 nm नैनोमीटर। ठीक है, जब इस पे कोई हमने NH2 ग्रुप नहीं जोड़ा तो क्या था, इस पे जो लैम्डा मैक्स मिलता है वो कितना मिलता है, 255 nm पर। और जब NH ग्रुप इस पर जुड़ गया तो इसका लैम्डा मैक्स हमें मिलता है। ठीक है, जब इस पर NH ग्रुप मिल गया, जोड़ दिया, तो इसका जो लैम्डा मैक्स मिलेगा वो हमें मिलेगा 280 nm। कितना मिलेगा, 280 nm। मीन्स इसमें क्या चेंज कर दी गई, क्या चेंज कर दी गई, वेवलेंथ इंक्रीज कर दी गई। दिख रहा है ना, क्या चेंज कर दी गई, इसमें वेवलेंथ इंक्रीज कर दी गई। किस तरफ शिफ्ट कर दी गई, तो क्या हुआ, रेड कलर की तरफ क्या कर दी गई, शिफ्ट कर दी गई, रेड कलर की तरफ शिफ्ट कर दी गई। तो अब जैसे जैसे अगर हम रेड कलर की तरफ बढ़ते हैं तो कलर इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम रेड कलर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो है कलर इंटेंसिटी वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो क्या हुआ इस NH2 ग्रुप में, तो क्या हुआ इस NH2 ग्रुप में क्या कर दिया गया, इस क्रोमोफोम का कलर इंटेंसिटी क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई। क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई। जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है वो चेंज कर दी गई। इस ग्रुप को क्या कहा गया, ऑक्सोक्रोम ग्रुप। क्लियर हो गया, क्या कहा गया इसको, ऑक्सोक्रोम ग्रुप। जो ये NH2 है, जो NH2 है ये हमने किसका काम कर रहा है, ऑक्सोक्रोम का। जब NH2 अकेला होता है तो ये खुद कोई भी क्या नहीं करता, कलर नहीं देता। ये खुद कोई भी अकेला कोई भी कलर नहीं देता, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन जब ये किसी क्रोमोफोर, ठीक है, जब ये किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जब क्रोमोफोर ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो उसकी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, उसकी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है, जब कलर इंटेंसिटी इंक्रीज करके क्या करता है, सॉरी, जब ये NH2 ग्रुप था, ठीक है, NH2 ग्रुप क्या था, ऑक्सोक्रोम। ये जब अकेला होता है इसका कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, NH2 ग्रुप जब अकेला होता तो इसका ये कोई भी कलर नहीं देता, इसका कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन जब ये किसी क्रोमोफोर, ये क्रोमोफोर था तो इस माना था, तो ये जब किसी क्रोमोफोर ग्रुप के साथ जुड़ता है तो क्या करता है, उसकी कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना डिटेल में बता दिया।
और जब क्रोमोफोर किसी ऑक्सोक्रोम के साथ, जब क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के साथ क्या करता है, जुड़ता है, तो क्या करता है, एक न्यू क्रोमोफोर बनाता है। क्या बनाता है? न्यू क्रोमोफोर बनाता है। न्यू क्रोमोफोर बनाता है। ये तो बना न्यू। जब कोई क्रोमोफोर किसी ऑक्सोक्रोम के साथ जुड़ता है, ये क्रोमोफोर जब किसी ऑक्सोक्रोम के साथ जुड़ता है तो क्या करता है, न्यू क्रोमोफोर बनाता है। क्या बना? यही तो बना, न्यू क्रोमोफोर बनाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, खूब डिटेल में समझा दिया है। अब इसकी डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, ये हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए सैचुरेटेड ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन when attached a chromophores change to the wavelength। क्या? change to the wavelength। wavelength क्या? lambda max। and absorption intensity is known as ऑक्सोक्रोम। एग्जाम्पल OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, OR ग्रुप। ठीक है। A saturated group with non-bonding electron when attached a chromophore change to the wavelength lambda max and absorption intensity is known as ऑक्सोक्रोम। इसके एग्जाम्पल है OH ग्रुप और NH2 ग्रुप और OR ग्रुप। अब देखो ये कलर इंक्रीज क्यों करते हैं, एक बार इसे मैं रिमूव करके हम फिर समझते हैं ये कलर इंक्रीज क्यों करते हैं। ठीक है, कलर इंक्रीज क्यों करते हैं। अब देखो ये ऑक्सोक्रोम जो है ये कलर क्यों इंक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखो जब ये हमारा बेंजीन था, ये बेंजीन है, इस पे क्या था, NH2 ग्रुप। ये हमने भी पढ़ा है ना, जो ये बेंजीन था क्या था, इस पे NH2 ग्रुप जोड़ा था। तो जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर प्रेजेंट है, इस पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग, जो ये लोन पेयर है NH2 ग्रुप में, जो N पर नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, इस बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन, तो इस बेंजीन रिंग पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या कहे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगा तो इनके बीच जो ट्रांजिशन के गैप जो बने हैं, इधर देखो, जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगा तो इनके ट्रांजिशन के जो गैप बने हुए हैं, देखो जैसे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ, जैसे अब देखो इधर ये है, ये हमने पढ़ रखा है। जब इसमें ट्रांजिशन होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, तो ऐसे ही तो होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको हमें क्या चाहिए,
डेल E1, डेल E1 ये हमारी क्या होगी, लोअर एनर्जी। ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है लोअर एनर्जी लेवल। ये क्या हमारा हाई एनर्जी लेवल। जब इसमें कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगा वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखो इसमें आगे क्या होगा, तो हमने जब यहाँ कॉन्जुगेशन एक्सटेंड किया तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, वो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, डेल E2। कॉन्जुगेशन एक्सटेंड के बाद इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, डेल E2। जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड किया तो डेल E2 की वैल्यू लेस देन हो गई, डेल E2 की वैल्यू जो है लेस देन हो गई किससे, डेल E1 से, लेस देन हो गई डेल E1 से। इसमें जो डेल E2 की है, डेल E2 की वैल्यू लेस देन हो गई डेल E1 से। कब, जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन हुआ। क्या हुआ, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन हुआ, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन हुआ। तो जो है डेल E2 की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन हो गई डेल E1 से। जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन होता है तो इनके बीच जो ट्रांजिशन है, इनके बीच जो ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या होगी, कम चाहिए, है ना। जब इनके बीच कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन होता है तो इनके बीच में ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है। जब एनर्जी कम चाहिए तो हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, ये हमें पता है। क्या है, जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन होता है तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए हमें क्या होती है, कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है, हमें उसमें एनर्जी कम चाहिए होती है। और जब एनर्जी कम चाहिए होती है तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में हमें पता है क्या होता है, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, वो ये होता है, मीन्स ये जो ट्रांजिशन है, कौन सा ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है ये लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन है ये लॉन्गर वेवलेंथ की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। जब लॉन्गर वेवलेंथ की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, तो ये रेड कलर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब ये लॉन्गर वेव की तरफ क्या करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा तो ये रेड कलर की तरफ भी मूव करेगा। और जब रेड कलर की तरफ मूव करेगा तो ये कलर क्या करेगा, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये कलर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये हमने थोड़ा बहुत किसके बारे में पढ़ा, कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। जो ये कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझ में ना आया हो तो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आज हमारा कॉमन टर्म्स यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यहाँ हमें सिर्फ समझना है, नोट्स हम वहां से ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो एक बार कॉपी पेन लेके करके देख लिया करो, रिपीट वीडियो कर लिया करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। मेहनत पूरी की जा रही है, आप भी करो मेहनत, हम भी मेहनत करेंगे तभी काम चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।